Hello students, the study of second book starts with the study of light. In first chapter of second book, that was ray optics. In ray optics we study about the properties, different properties of light, and in next chapter, that is wave optics, we study about the characteristics of light, that what are the characteristics of light and why light is behaving in such a manner. In third chapter, that is dual nature, we studied about the dual nature of light, that sometimes light behaves as particle and sometimes it behaves as wave. Now the study of light stops at that point. Now from today onwards we will study about the study of matter. हम स्टडी मैटर की करेंगे अब, एंड वी विल स्टार्ट विद द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, दैट इज एटम. ठीक है. अब नाउ व्हाट इज एटम? एटम के बारे में जब सोचा जाने लगा या किसी भी मैटर के बारे में जब सोचा जाने लगा तो ये सोचा गया कि कोई भी मैटर बना किस चीज से होता है. तो लोगों का ध्यान गया उस एक चीज पे जिससे सारी चीजें बनी है, दैट इज एटम. अब ये एटम है क्या, इसके बारे में आइडिया कहाँ से आया, एटम नाम किसने रखा, एटम की स्टडी कैसे हुई, ये हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो आइडिया आया एटम के बारे में कि मैटर जो है वो एटम से मिलके बना हुआ है, या एटम का ही एक लार्ज शेप है, एटम का ही एक लार्ज शेप है मैटर, एंड दैट आइडिया वाज ब्रॉट बाय डेमोक्रिटस. उनका नाम था डेमोक्रिटस. ठीक है. और उसके बाद 2-3 हजार साल तक ये आइडिया जो है ऐसे ही खो गया कहीं. उन्होंने तो बस एक चीज बोली थी, एक आइडिया उनके दिमाग में आया और उन्होंने बोल दिया. लेकिन 2-3 हजार के बाद, 2-3 हजार साल के बाद वापस से ये आइडिया एक साइंटिस्ट आगे लेके आए, एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन ने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया एटम वर्ड, एंड ही टोल्ड अबाउट एटम. और उन्होंने एटम के बारे में बताया दैट एवरी मैटर इज हैविंग एटम एंड द साइज ऑफ एटम फॉर एवरी मैटर इज डिफरेंट. साइज ऑफ शेप, हर शेप तो एक जैसी होती है, साइज हर एटम का अलग अलग होता है हर मैटर के लिए. तो ये जो आइडिया बेसिकली एटम के साथ नाम जुड़ा हुआ है जॉन डाल्टन का. ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला, दैट एटम इज मेड अप, एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर एंड इट विल बी हैविंग डिफरेंट साइजेस. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं जॉन डाल्टन के नाम से, दैट इज जॉन डाल्टन. व्हाट ही सेड दैट एटम, नहीं स्टार्ट करते हैं, every matter have basic unit atom, या मुझे लिखना चाहिए था matter is made up of basic unit, या मैं लिख देता हूं matter is made up of basic unit, is made up of basic unit, that is atom, and size of atom is different for different material. हर मटेरियल के लिए एटम का साइज अलग होता है. ठीक है. चलिए, तो जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी दे दी. इसके बाद एटम पे और ज्यादा रिसर्च होने लगी, and next research was done by J.J. Thomson. J.J. Thomson ने रिसर्च की एटम पे, एंड ही गेव थॉमसन मॉडल. उन्होंने एटम के बारे में एक आइडिया दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग हिज ओन एटम मॉडल. और जो मॉडल उन्होंने बताया, उन्होंने कहा दैट एटम इज लाइक plum pudding, and the name of his model was plum pudding model. Plum pudding model. एंड प्लम पुडिंग मॉडल, या एक और नाम से जानते हैं इसको, वाटरमेलन मॉडल.
थॉमसन ने ये कहा कि कोई भी एटम एक वाटरमेलन की तरह होता है, जिसमें उसके जो ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं। अब एटम है तो एटम के अंदर ढूंढा गया कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो एटम के अंदर ढूंढा गया कि हाँ एक पॉजिटिव चार्ज कुछ है, नेगेटिव चार्ज कुछ है। तो थॉमसन ने कहा कि वाटरमेलन के अंदर जो ब्लैक ब्लैक सीड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, और बाकी जो एरिया है वो है पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो ब्लैक ब्लैक सीड्स हैं दोज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू थॉमसन negative charge in atom is like black seeds in watermelon. Black seeds in watermelon, and positive charge is distributed all over. और पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज यूं ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो जो ब्लैक सीड्स जैसे वाटरमेलन में नजर आते हैं वैसे ही किसी एटम में है नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, लेकिन ये जो मॉडल था थॉमसन का, ये मॉडल फेल हो गया। वो फेल किस वजह से हो गया? क्योंकि ये मॉडल स्टेबल नहीं था, मॉडल अनस्टेबल था। एक नाकाम मॉडल से थॉमसन को क्या कुछ भी नहीं मिला? थॉमसन को एक नाकाम मॉडल से एक बड़े काम की चीज़ मिली, एक बड़े ही कमाल की एक डिस्कवरी थॉमसन कर पाए, और वो डिस्कवरी ये थी कि इस मॉडल की वजह से जो थॉमसन थे वो चार्ज टू मास रेशियो डिस्कवर कर पाए, चार्ज टू मास रेशियो। और चार्ज टू मास रेशियो की वजह से ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी पॉसिबल हो पाई। तो थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज को पहली बार जो नाम दिया दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पॉसिबल हो पाई इस अनसक्सेसफुल मॉडल से। तो यहां से ये समझ में आता है कि इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए, जरूरी नहीं कि वो जो चाहे वो मिल जाए, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो कुछ मिला वो भी बड़े काम का था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उन्होंने की सीआरटी की हेल्प से, एंड सीआरटी इज व्हाट? कैथोड रे ट्यूब की हेल्प से। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो यहां तक कहानी ये हो गई। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन तो ढूंढ लिया थॉमसन ने, लेकिन इसके बाद अभी भी एटम ढूंढा जाना बाकी था। सॉरी, एटम ढूंढा जाना बाकी नहीं था, एटम पे और रिसर्च होनी बाकी थी। एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से वो अरेंज हैं, ये अभी भी पता नहीं था। तो एटम के अंदर और क्या चीज़ें हैं उनको पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रदरफोर्ड। एंड द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। हालांकि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो रदरफोर्ड के डिसिपल्स ने किया था, उनके स्टूडेंट्स ने किया था, एंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स इज ग्रेगर एंड मार्सटन। सो द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज ग्रेगर एंड मार्सटन एक्सपेरिमेंट। मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि ये ग्रेगर एंड मार्सटन एक्सपेरिमेंट ये लेंथी होगा, तो स्टार्टिंग ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे इसको। So Gregor and Marston experiment। थोड़ी लाइट कम हो गई होगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको विजिबल हो सकता है इस पे या नहीं। Gregor and Marston experiment, and
दिस इज फेमसली नोन एज रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये जो रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, ये इसी नाम से जाना जाता है ये एक्सपेरिमेंट। तो अगर कहीं एग्जामिनेशन में अगर आ भी जाए इससे, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले तो इसका सेटअप समझते हैं। सेटअप क्या था, बड़ा सिंपल सा सेटअप था। उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ले ली। गोल्ड की फॉइल क्यों ली, क्योंकि गोल्ड को उन्होंने इस शेप में, उसकी मैलेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसको इस शेप में डिवाइड किया, इतना ज्यादा उसको बारीक, इतना ज्यादा थिन उसको कट कर दिया कि उसको कंसीडर किया गया दैट इट इज द साइज ऑफ द एटम, कि वो इतना ज्यादा पतला कट हो चुका है कि वी कैन कंसीडर इट एज ए साइज ऑफ द एटम। ठीक है, तो गोल्ड इसलिए लिया उन्होंने, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। दिस इज गोल्ड फॉइल। ठीक है, गोल्ड की फॉइल है ये, और यहां पे उन्होंने एक स्क्रीन लगा दी, और स्क्रीन, मैं गोल्ड फॉइल को थोड़ा नीचे कर देता हूं, दिस इज गोल्ड फॉइल। ये स्क्रीन है, और स्क्रीन पे यहां पे एक डिटेक्टर लगा हुआ है, दैट डिटेक्टर कैन रोटेट ऑन दिस स्क्रीन। अब डिटेक्टर क्यों लगा हुआ है वो देखेंगे हम। ठीक है, चलिए, और यहां पे एक अल्फा पार्टिकल, यहां से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बाहर एमिट होंगे, अल्फा पार्टिकल्स। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो चाहे आप इसको रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलिए, चाहे ग्रेगर एंड मार्सटन एक्सपेरिमेंट, या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है वो यहां से यहां जाएंगे। अब ये ज्यादा ना स्कैटर हो जाए पहले ही, उसके लिए यहाँ पे लेड की प्लेट लगा दी जाती है। लेड की प्लेट जो है, बाकी जो अल्फा पार्टिकल्स ऑल अदर डायरेक्शंस में जा रहे हैं वो उनको एब्सॉर्ब कर लेती है। वो किस लिए, कि ये जो डिटेक्टर लगा हुआ है, ये डिटेक्टर ये देखेगा कि अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉइल से आके हिट कर रहे हैं, तो ये हिट करने के बाद और कहाँ कहाँ किस किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले जाएंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकराने के बाद इस तरह से बैंड हो जाएंगे, इस तरह से इनका मोशन होगा। और हजारों में से एक अल्फा पार्टिकल यहां से आने के बाद, हजारों में से एक अल्फा पार्टिकल यहां से आने के बाद वापस अपने पाथ पे लौट जाएगा। हजारों में से कोई एक ऐसा होगा। क्या समझ में आ गई बात? तो इससे और ज्यादा ये स्कैटर ना हो जाएं, ये बिखरे ना, इसलिए यहां लेड की प्लेट लगाई हुई होती है, ताकि अगर ये अल्फा पार्टिकल्स सीधे यहां से यहां चले गए तो डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन डिटेक्टर को क्या डिटेक्ट करना है कि अल्फा पार्टिकल जो गोल्ड फॉइल से स्कैटर होने के बाद जो अल्फा पार्टिकल्स उसके पास आ रहे हैं, सिर्फ उनको डिटेक्ट करना है। क्या बात समझ में आ गई? तो देखिए, तो ये ऐसा हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स यहां से आए, लाइट की प्लेट लगाई हुई है, गोल्ड फॉइल पे आके टकराए, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो बिना किसी स्कैटरिंग के चले गए, सीधे के सीधे ही चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल पर डेविएट हो गए, और थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो लार्ज एंगल पर डेविएट हुए, और हजारों में से एक या दसियों हजार में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस लौट गया। तो एक ग्राफ बनाते हैं इसका। देखिए ग्राफ, ये ग्राफ है, ये है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, ठीक है, एंड दिस इज एंगल। ये एंगल दिया हुआ है, किस एंगल पे वो डेविएट हुए हैं। तो यहां से एंगल स्टार्ट हुआ, दिस इज 0 डिग्री, 0 डिग्री, 20 डिग्री एंड सो ऑन, एंड यहां जाके 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो 0 डिग्री पे, मींस यहां कहीं 0 डिग्री पे से निकल गए, और उसके बाद
कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स कम एंगल्स पे और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री पे डेविएट हुए हैं। क्या समझ में आ गई बात? तो यहां से हम देखते हैं, सबसे पहले तो सेटअप लिखते हैं कि सेटअप क्या है इसका। सेटअप क्या है इसका, देखिए गोल्ड फॉइल is kept at the center of screen. Screen is having detector to detect alpha particles after स्कैटरिंग के बाद अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए एक डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। एंड अल्फा पार्टिकल्स आर बॉम्बार्डेड ऑन गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो ये इसका सेटअप है। अब इसकी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगे हम इस ग्राफ के बेसिस पे देखेंगे। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये थोड़ा सा सीधा बन गया, ये ऐसा बनेगा ये ग्राफ, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ होगा ऑब्जर्वेशंस नंबर 1। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट of alpha particles goes undeviated। कहां गए? अनडेविएटेड, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन है और यहां पे इसका कंक्लूजन लिखूंगा मैं। सेकेंड, फ्यू डेविएटेड एट स्मॉल एंगल, ठीक है। थर्ड, वेरी फ्यू डेविएटेड एट लार्ज एंगल्स। एंड फोर्थ, 1 of 1000, nearly 1 of 1000 traces back its path, traces back its path। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी, इनके बेसिस पे जो कंक्लूजन निकल के आया, तो देखो दो, ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है और सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, इसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाला गया। फर्स्ट जो है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज अनडेविएटेड। अब देखिए, अगर अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड जा रहे हैं तो इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट किसकी वजह से होने वाले हैं। हमने कहा गोल्ड फॉइल है, एटम है, एटम के अंदर चार्जेस कौन से होंगे? पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज होता है पॉजिटिव, उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज के पास से जाएगा तो ये उसको पॉजिटिव चार्ज इसको पुश करेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज के पास से जाएगा तो वो उसको पुल करेगा। मतलब हर हाल में ये किसी भी चार्ज के पास से होके जाए, इसमें पुश या पुल फोर्स लगेगी ही और ये उसकी वजह से डेविएट हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, इसका मतलब बहुत सारा एरिया एटम के अंदर ऐसा है जहां पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब बहुत सारा एरिया क्या है? मोस्ट ऑफ एरिया इज एम्प्टी, खाली है, वहां पे कुछ भी नहीं है। एटम बहुत छोटा है, तोड़ के थोड़ी देखा जा सकता है। ऐसे ही करेंगे हम एक्सपेरिमेंट और ऐसे ही देखेंगे। एक लास्ट वाले से कंक्लूजन निकालेंगे हम, और ये कंक्लूजन कमाल का है भाई, ये ही कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंक्लूजन के बेसिस पे ही रदरफोर्ड ने बड़ा कमाल का वो दे दिया। उसने कहा कि यार अल्फा पार्टिकल जिसके पास दुगना चार्ज होता है प्रोटॉन से, ठीक है,
प्रोटॉन से दुगना चार्ज होता है, या मैं कहूं इलेक्ट्रॉन से भी दुगना चार्ज होता है। तो एक तो उसका चार्ज डबल, दूसरा वो किसी वेलोसिटी से आ रहा है, अल्फा पार्टिकल यहां किसी वेलोसिटी से आ रहा है। अब वेलोसिटी से आता हुआ अल्फा पार्टिकल जिसके पास डबल चार्ज है, वो अगर यहां से आके और यहां वापस लौट गया, इसका मतलब ये है कि यहां पे जो चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, वो कोई ना कोई चार्ज वहां है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता, वापस तो लौटता ही नहीं। अल्फा पार्टिकल वापस सिर्फ तब लौटेगा जब यहां पे जहां से वो वापस लौटा है वहां पे वो जो अल्फा पार्टिकल जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो, और चार्ज पॉजिटिव ही नहीं हो बल्कि बहुत सारा चार्ज हो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज दुगना है, दुगने के अलावा उसको कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारा चार्ज चाहिए, रोक के वापस भेजने के लिए बहुत सारा चार्ज चाहिए। तो रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि जो एटम का सेंटर है, जहां से अल्फा पार्टिकल वापस गया था, उस सेंटर पे उस एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड है। क्या समझ में आ गई? और ये एक बहुत कमाल का एक कंक्लूजन निकल कर आया था, जिसकी वजह से ये रदरफोर्ड गोल्डफाइल्ड एक्सपेरिमेंट हिट हो गया, कि ये पता चल गया कि लोकेशन क्या है पॉजिटिव चार्ज की। अभी तो हम हवा में बात कर रहे थे, थॉमसन ने बोल दिया कि वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो अभी हम हवा में घूम रहे थे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये क्लियर हो पाया दैट इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। क्या समझ में आ गई बात? तो मैं फटाफट लिख देता हूं कंक्लूजन। एंटायर पॉजिटिव चार्ज, अभी पॉजिटिव चार्ज को उसने कोई नाम नहीं दिया था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक रिमार्केबल रिसर्च थी ये, ठीक है। अब इसके बेसिस पे एक बड़ा कमाल का ऑब्जर्वेशन निकाला गया कि देखो अल्फा पार्टिकल गया और जाके वापस आ गया। अभी तक हमें एटम का साइज ही नहीं मालूम था कि एटम का साइज क्या है, लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल गया है और एटम का साइज कुछ ये है, ये अगर एटम का साइज है और अल्फा पार्टिकल गया यहां से और यहां से वापस आ गया, ठीक है, तो हम ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल कहां तक जाके वापस आया है। जहां तक जाके वापस आया है वो साइज हो गया क्या? एटम का। भले ही वो साइज जो है वो एक अप्रोक्सीमेट साइज हो, एक अंदाजे के बेसिस पे साइज निकल कर आए, लेकिन हमें अंदाजा तो होगा ना। इससे पहले तो हमें मालूम ही नहीं था कि एटम का साइज क्या है। क्या समझ में आ रही है बात? तो जहां तक जाकर ये वापस आ गया दैट विल बी द साइज ऑफ द एटम। और ये बहुत कमाल का ऑब्जर्वेशन था, ये बड़े कमाल की रिसर्चेस हो रही थी उस टाइम पे, कि आपने ये भी पता लगा लिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे लोकेटेड है, आपने ये भी पता लगा लिया कि साइज क्या है एटम का। अभी तो एटम का साइज ही नहीं पता था हमें। तो देखो क्या हुआ, कैसे निकल के आया उन्होंने। और अल्फा पार्टिकल जहां तक गया है, जहां से वापस लौट के आया है, उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे हम। बहुत छोटा सा डेरिवेशन क्या है? दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टॉपिक है ये अपने आप में एक। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकल के आएगी, किस तरह से हम निकाल पाएंगे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी होगी? देखिए, अल्फा पार्टिकल को यहां से यहां भेजा, ठीक है। जब यहां से यहां भेजा तो इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दी गई, कुछ काइनेटिक एनर्जी दी गई। हमने कहा ये काइनेटिक एनर्जी जो दी गई दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मेगा का मतलब 10⁻⁻6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी दे दी गई इसको। इतनी एनर्जी से ये अल्फा पार्टिकल भाई साहब आगे गए। जैसे जैसे ये भाई साहब आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे रिपल्शन की वजह से इनकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, और अगर इनकी वेलोसिटी कम होती जा रही है तो इसका मतलब है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। एक पॉइंट पे धीरे धीरे पहुंचते गए और यहां पे जाके रिपल्शन इतना ज्यादा हुआ कि वहां पे इनकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल क्या हो गई, जीरो। अब आपको मालूम है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो गई है तो ये ट्रांसफर कहां हुई है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो काइनेटिक एनर्जी जो जीरो हो गई वो किस फॉर्म में डिवाइड हो गई, कन्वर्ट हो गई, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो अब इस पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से हम इसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो थ्योरी लिख देते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल becomes reduces with distance and at a point alpha particle comes to rest momentarily, थोड़ी देर के लिए, momentarily मतलब किसी एक मोमेंट के लिए वो रुक गया, रुकने के लिए वापस गया। at that point its kinetic energy will be zero and potential energy will be maximum। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे जो मिली है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, वो किस वजह से मिली है, इस काइनेटिक एनर्जी से की वजह से ही तो मिली है। क्या समझ में आ गई बात? सो देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इस पॉइंट को लिख दूं ए और इस वाले पॉइंट को जहां तक ये पहुंचा है उसको लिख दूं बी। ए और बी क्यों लिख रहा हूं, जहां से ये चला वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और जहां तक ये पहुंच गया वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब अल्फा पार्टिकल ये और ये गोल्ड फॉइल, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जैसे ही बात पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है बच्चों के दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है, mgh। यार तुम ग्रेविटी का फॉर्मूला यहां मत लगाओ, मैकेनिक्स के फॉर्मूले मैकेनिक्स में रहने दो। यहाँ पे चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लग रही है तो फॉर्मूला वो काम आएगा जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज k q1 q2 अपॉन r, वो वाला फॉर्मूला काम आएगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r। अब देखिए k तो आपने एज इट इज रखा, q1 मतलब चार्ज ऑफ गोल्ड फॉइल, तो चार्ज कैसे निकाला जाता है, q इज इक्वल टू n ही होता है। अब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने होंगे जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा। हमने कहा एटॉमिक नंबर क्या हो गया, z हो गया। गोल्ड फॉइल का 79 होता है गोल्ड का, तो z हो गया। ये तो गोल्ड के लिए हो गया 79, बाकी के लिए तो z ही लिखेंगे, ठीक है। तो z और e एज इट इज, सो इट इज Ze। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन का क्या है, e, इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, सॉरी अल्फा पार्टिकल का क्या है, अल्फा पार्टिकल का 2e होता है, इट इज हैविंग 2 टाइम्स ऑफ चार्ज। सो अल्फा पार्टिकल का क्या हो गया, इज इक्वल टू 2e। सो 2 into e डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, हमने कहा ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, दिस डिस्टेंस इज d। सो दिस इज d इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को एज इट इज रख दिया a, क्योंकि हमने वैल्यू दी है उसको। तो देखिए d इज इक्वल टू, इसको यहां लेके चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और LHS को RHS में, RHS को LHS में लिख लिया। सो इट इज k ZE या 2 आगे ले लिया, 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। अब d की वैल्यू आपको निकालनी है 2, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, z की वैल्यू 79, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है
5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सभी को कैलकुलेट कर लो। एटम का साइज आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। दिस इज द साइज ऑफ एटम। ये साइज है किसका? एटम का। तो समझ रहे हो क्या हिस्टोरिकल आप रिसर्च पढ़ रहे हो, एक ऐसी रिसर्च जिसमें ये पता चल गया है कि एटम के सेंटर पे ही उसका पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड है। और दूसरी चीज आपको ये पता चल गई कि एटम का साइज क्या है। अभी तक तो एटम का साइज ही नहीं पता चला था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज पता चली, ये तो एटम का साइज मैं लिख देता हूं यहाँ, आप नीचे इसके बाद लिख लेना, साइज ऑफ एटम क्या आ गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। और साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज दैट इज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। मैंने गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ये इतना ये इतना, मतलब कि जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस से 10,000 गुना ज्यादा होता है। न्यूक्लियस का साइज अगर एटम इतना बड़ा है, तो किसी एक पॉइंट, बहुत छोटे पॉइंट के माफिक होगा न्यूक्लियस। दैट मीन्स द साइज ऑफ द एटम इज 10,000 टाइम्स ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या समझ में आ रही है बात? तो इतना डिफरेंस है इनमें। तो ये चीजें जब कैलकुलेट हो गई, इसके बाद एक और चीज कैलकुलेट होनी रह गई थी। वो चीज क्या कैलकुलेट होनी रह गई वो देखते हैं, वो काम की चीज है। देखिए,